जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से लेकर 5th ऑफ अक्टूबर तक के ये करंट अफेयर्स हैं। द आइडिया वाज के सैटरडे तक के करंट अफेयर्स हम कवर कर लें, फिर अगले सैटरडे तक के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को हम 4 सेशंस में कवर कर लें, 4 या 5 सेशंस में कवर कर लें। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं चैनल पर। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, सेशन में आज कुछ नई चीजें हैं, आई होप आपको अच्छी लगेंगी। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अबाउट दोस न्यू चेंजेस ऑल्सो। उन चेंजेस के बारे में आपका क्या कहना है जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज की। पहला है आपका क्रूज भारत मिशन लॉन्च। सो मिशन लॉन्च किया गया है क्रूज भारत मिशन टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म। ठीक है, ये एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है क्रूज टूरिज्म। इसमें भारत भी चाहता है, देखो टूरिज्म एज अ सेक्टर बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सो द मिशन एम्स टू डबल क्रूज पैसेंजर्स ट्रैफिक बाय 2029, मतलब अगले 5 साल में हम डबल करना चाहते हैं। और दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म, जॉब्स क्रिएट करेगा और कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कोस्टल रीजन्स। ठीक है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत जेन एआई इनिशिएटिव लॉन्च। ठीक है, जनरेटिव एआई, ये एक नया कह लीजिए कंसेप्ट है। जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई पहले ये देख लेते हैं। देखो, जनरेटिव एआई जो है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जनरेटिव का मतलब क्या है? जो खुद से चीजें जनरेट करके दे। क्या मतलब इसका? वैसे एआई खुद से जनरेट करके दे रहा है, चलो। सो दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, इवन वीडियो बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक है, जो पैटर्न्स है एग्जिस्टिंग डाटा के, उससे जो है नई चीजें खुद क्रिएट करके दे रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग डाटा और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। देखो जनरली एआई क्या करता है? एआई जो है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नाम है ना, यही मिसनोमर है, गलत है ये। क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो अपने आप से खुद चीजें क्रिएट कर रहे हैं। आज के समय पर जो एआई हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं या जो भी एआई टूल यूज करते हैं, जिस तरीके की कमांड, जिस तरीके का प्रॉम्प्ट आप देते हैं, उस तरीके का आपको वो रिजल्ट देता है। यहां पर जो है वो जनरेटिव एआई की बात कर रहा है कि सिर्फ एनालाइज, डाटा एनालाइज करना या फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बियॉन्ड जाकर जो है वो क्या कर रहा है? जनरेटिव एआई कैन प्रोड्यूस ओरिजिनल आउटपुट्स। ओरिजिनल आउटपुट्स को जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन। ठीक है, तो जिस इंफॉर्मेशन पे उसको ट्रेन किया गया है, नई आउटपुट क्रिएट करके दे रहा है जनरेटिव एआई। ठीक है, नई चीजें क्रिएट करके दे रहा है, नई इमेज क्रिएट करके दे रहा है। सो फॉर एग्जांपल इट कैन राइट स्टोरीज, जनरेट आर्ट, सिमुलेट कन्वर्सेशंस। तो ये जो है कल को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का। आई होप आपको एक बेसिक चीज समझ आई है। जनरेटिव, देखो नॉर्मल एआई में क्या है, आपने पूछा, कोई भी एक पूछा व्हाट इज इंडिया, इसकी जीडीपी क्या है, क्या इसका ग्रोथ रेट है, तो उसने जो है एक डाटा दे दिया। उसके बेसिस पे आपने कहा कि जो है इस डाटा को एनालाइज करके इमेजेस क्रिएट करे, एक नया आउटपुट क्रिएट करे। ठीक है, इमेजेस क्रिएट करे या कोई म्यूजिक क्रिएट करे या कोई वीडियो क्रिएट करे, तो वो जो है जनरेटिव एआई हो जाएगा। सो भारत जेन, जेन का मतलब जनरेटिव। सो एक जनरेटिव एआई इनिशिएटिव है जिसका मकसद है एनहेंसिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन इंगेजमेंट, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये सिटीजन इंगेजमेंट कैसे है? जैसे कि आपका चैटबॉट है। ठीक है, चैटबॉट क्या करेगा? मान लो अगर आपका जनरेटिव चैटबॉट है तो रिस्पॉन्स को समझकर वो खुद से भी आंसर कर सकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका एक ग्लोबल पोजीशनिंग, इट पोजीशन इंडिया एज ए लीडर इन द जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। दुनिया भर इस पे काम कर रही है, तो भारत भी चाहता है कि हम इस पे काम करें। और इसका एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या होगा? ये रेवोल्यूशनाइज करेगा पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी को और सिटीजन गवर्नमेंट इंटरेक्शन को बेटर कर सकता है। ठीक है, एआई को यूज करके हम ज्यादा बेटर इंटरेक्शंस कर पाएंगे, दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो अगेन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डेवलपिंग फाउंडेशनल मॉडल्स इन लैंग्वेज, स्पीच, कंप्यूटर विजन। और इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे अंडर द नेशनल मिशन ऑन
इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे, एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल ये हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया सेंट्रिक डाटा सेट्स होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के समय पर एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि जो डाटा है ना, वो है आपका यूएस के डाटा सेंटर्स में या यूरोप के डाटा सेंटर्स में, मेनली यूएस में, और उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा को प्रोसेस करके आपको देता है वो इंडिया सेंट्रिक डाटा नहीं है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडिया सेंट्रिक डाटा, जैसे कृत्रिम है। ओला के अगर आपने ओला कैब्स के बारे में सुना हो, सो उसके जो फाउंडर है भविष्य अग्रवाल, उन्होंने कहा कि कृत्रिम एआई जो है हम भारत में जो लाना चाह रहे हैं वो इंडिया सेंट्रिक एआई होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली जो चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, ठीक है, सैम अल्टमैन, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि आप नहीं कर पाओगे, इंडियंस कांट क्रिएट दिस एआई मॉडल, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर फॉस्टरिंग एआई रिसर्च एंड इनोवेशन। ओपन सोर्स इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें समय समय पर बदलाव किए जा सके, इंक्रीमेंटल चेंजेस किए जा सकें बाय द डिफरेंट प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट आपका धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एम्ड एट सैचुरेटिंग बेसिक स्कीम्स इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस अक्रॉस 550 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो है किसके नाम से रखा गया है? भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, ट्राइबल लीडर, जो कि 63,000 विलेजेस को कवर करेगा। तो द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब विलेजेस हैं, डोमिनेटेड विलेजेस हैं, उनमें जो है किस तरीके से जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्स टू इंप्रूव कंडीशंस इन द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस अक्रॉस वाइड ज्योग्राफिकल एरिया अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये जो है यहां पर सो अक्रॉस 550 डिस्ट्रिक्ट, 63,000 विलेजेस, एंड इस जो है ये बिरसा मुंडा जी के नाम से रखा गया है। ठीक है, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो बेसिक सर्विसेज हैं गांव में, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं जो जनजातीय समाज के जो गांव हैं उन तक वो पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन कांवड़ यात्रा ऑर्डर्स। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने जो है ऑर्डर्स पास किए थे। पुलिस ने रिक्वायरिंग फूड बिजनेसेस टू डिस्प्ले द मीन्स ऑफ नेम्स ऑफ ऑपरेटर्स ड्यूरिंग द कांवड़ यात्रा, के जो भी कह लीजिए फूड ऑपरेटर्स की दुकानें हैं, रेडी जो भी है, रेडी पटरी वाले दुकान, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, वो अपना नाम रखेंगे, मतलब पता लगेगा कि ओनर कौन है दुकान का। द आइडिया इज वेरी क्लियर, ठीक है जी, कि लोग जो है दुकान में जाएं तो उनको पता हो हम किसके दुकान में जा रहे हैं। बट इस चीज को जो है कंटेस्ट किया गया कि एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये किया गया है ताकि लोग उनकी दुकान में या उनकी शॉप्स में ना जाएं, उनको इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने की कोशिश किया, ऐसा आरोप लगाया गया। फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ज्यूरिसडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार है, ओनली अथॉरिटीज अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट FSSAI कैन इशू सच ऑर्डर्स। और यहां इसकी इंप्लीकेशंस ये हैं कि ये जो है ये डिसीजन क्लैरिफाई करता है कि पुलिस की अथॉरिटी पर लिमिटेशंस हैं इन रेगुलेटिंग फूड बिजनेसेस ड्यूरिंग रिलीजियस इवेंट्स। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? फूड सेफ्टी जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है। नेक्स्ट है आपका स्पर्श पोर्टल फॉर डिफेंस पेंशनर्स। स्पर्श पोर्टल जिसका जो है फुल फॉर्म है सिस्टम्स फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पोर्टल में 32 लाख जो डिफेंस पेंशनर है उनमें से 30 लाख डिफेंस पेंशनर्स को लिंक कर दिया गया है स्पर्श पोर्टल से। इसका मकसद क्या है? उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो है पेंशन आ सके, विदाउट इंटरमीडिएरीज, विदाउट ऑफिशियल्स, सीधा उनके अकाउंट में पेंशन आ सके। इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस to automate the pension process. Portal ensures direct credit of pensions to the bank account without intermediaries. और इसका मकसद है स्ट्रीमलाइन करना पूरे के पूरे पेंशन सिस्टम को, और जो डिलेज आते हैं, ठीक है, पेमेंट में डिफेंस पेंशनर्स को, उसको कम किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। देखो इससे होगा क्या? इससे अगेन गवर्नेंस, ठीक है, सीधा सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, डिले कम होगा। देखो इसका इंपैक्ट ना सिर्फ ये नहीं होता कि सुविधा हो रही है, आप ये सोचिए इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। एक व्यक्ति के पास जब वो पैसा आएगा तो वो खर्चा करेगा,
उससे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन या कह लीजिए कंजम्पशन बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी ओवरऑल बेनिफिट होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली से करप्शन कम होगा, सुगम होगा, बहुत सारी चीजें जो हैं और बेनिफिट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पीएम ई ड्राइव स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव, इसको अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। इसमें लगभग 10,900 करोड़ का बजट रखा गया है। मकसद क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करना, स्ट्रीमलाइन इंसेंटिव फॉर ईवी कस्टमर्स। खासकर गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो पब्लिक कह लीजिए ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बसेस हैं और इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो कह लीजिए जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, फोर व्हीलर्स यूज किए जाते हैं, वो भी जल्दी से जो है कौन से अडॉप्ट किए जाएं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अडॉप्ट किए जाएं, ठीक है जी। थ्रू ई वाउचर्स इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना, एक टारगेट है कि 2030 तक 30% ऑफ द कार शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एलोकेशन। सो एसडीआरएफ जो है प्राइमरी फंड है फॉर स्टेट रिस्पॉन्सेज टू डिजास्टर्स। जैसे नेशनल लेवल पर है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है जी, वैसे ही स्टेट लेवल पर है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करती है 75% फॉर द जनरल स्टेट्स एंड 90% फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। और रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली जो है अर्जेंट रिलीज ऑफ फंड्स की डिमांड आई थी, क्योंकि लगभग 14 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें जो है फ्लड्स देखने को मिले, मानसून में काफी ज्यादा बारिश हुई है। सो गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया रिलीज ऑफ लगभग 5800 करोड़ टू असिस्ट 14 स्टेट्स अफेक्टेड बाय रीसेंट फ्लड्स। और ये फंड्स जो है एलोकेट किए गए हैं फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड एज एन एडवांस फ्रॉम द एनडीआरएफ, ठीक है। तो ये एज एन एडवांस कंट्रीब्यूशन दिया गया है एनडीआरएफ के द्वारा। इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स हैव बीन डिस्पैच्ड टू कंडक्ट ऑन ग्राउंड असेसमेंट ऑफ द डैमेज इनकर्ड, ठीक है। तो इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम भेजी गई हैं ऑन ग्राउंड असेसमेंट को देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फंड को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर है। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में काफी जो है फ्लड्स आए और सदर्न स्टेट्स में केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है काफी इस बार फ्लड्स देखे गए, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है जी, सीवियर वेदर कंडीशंस, फ्लड डैमेज असेसमेंट, ये सारी चीजें इस बार जो है काफी ज्यादा कई राज्यों में बारिश हुई है और इसकी वजह से नुकसान हुआ है। नेक्स्ट आपका नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन तेलंगाना। सो नीति आयोग ने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन तेलंगाना। यहां पर उन्होंने लॉन्च, सो द प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद WE हब, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हब एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, ठीक है जी, उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करना और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ताकि महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स ट्रैकर। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ट्रैकर ने रिवील किया है ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स। सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WWF, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ऑन ट्रैक टू मीट देयर बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और उनके अकॉर्डिंगली द ट्रैकर मॉनिटर्स ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर 2030 एंड 2050। चलो सबसे पहले आप देख लेते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में क्या है। एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, ये दिसंबर 2022 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए थे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोका जाए 2030 तक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है सीधा सीधा, प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियंस, प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड्स 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियंस बाय 2030, जिसको 30/30 का टारगेट कहा गया। 30/30 का टारगेट कहा गया। ये 30% लैंड और ओशन कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स है, ठीक है, जिसके
कह लीजिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं, जिसके लॉस हो जाने से पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे प्रायोरिटी एरिया है उसको फोकस करना। उसके अलावा रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, रिड्यूसिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ रेट ऑफ स्पीशीज। जो रेट ऑफ स्पीशीज है, मतलब ऐसे समझो कि पिछले 200 सालों में जो बहुत सारी स्पीशीज, देखो एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि किसी समय पर डायनासोर्स थे, अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए, बट जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो बढ़ा है पिछले 200 सालों में, और वो उसमें नेचुरल फैक्टर से ज्यादा मैन मेड फैक्टर ज्यादा हैं। ठीक है, तो उस रेट ऑफ डिक्लाइन को कम करना, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन फ्रॉम द प्लास्टिक्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स और प्लास्टिक्स की से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करना, इंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये जो फ्रेमवर्क है एक मेजर स्टेप है इन एड्रेसिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। ठीक है, तो ये है आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सीधा सीधा जो है क्वेश्चन इस पे से बनता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सारथी 1.0 इंपावरिंग डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। सो ये क्या है? द गवर्नमेंट अलोंग विद द नालसा लॉन्च्ड सारथी। नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, जो कि एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पास हुआ था। अगर आप संविधान का आर्टिकल 22 को देखेंगे तो 22 में क्या कहा गया है? 22 में एक पार्ट है जिसमें कहा गया है कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति कहते हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकूं, तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड की बात की। उसके अलावा आपका आर्टिकल 39A भी है जो कि फ्री लीगल एड की बात करता है। तो इसी के तहत जो है आपका ये सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एम्स टू असिस्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज सच एज शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ट्रांसजेंडर पर्सन एंड अदर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अवेयरनेस गैप है उसको कम करना, ब्रिज करना, एंड प्रोवाइड लीगल एड इन लाइन विद द यूएन 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये एक सतत विकास लक्ष्य जो है यूनाइटेड नेशंस के, उसका भी पार्ट है, उसको भी पूरा करना। और जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आर्टिकल 22 में भी हम कहते हैं, 39A में भी कहते हैं, उसको पूरा करना। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। यहां पर जो है 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। ये 5 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमीज। ठीक है जी, तो बंगाली और असमीज को याद रखना साथ साथ में है। पाली और प्राकृत हम एंशिएंट टाइम्स में ज्यादा देखते हैं, खासकर अगर आपको याद हो जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो एक खास बात बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में, उसके कह लीजिए एक्सेप्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने आम लोगों की भाषा को चुना, पाली को चुना उस समय पर। सिमिलरली जैनिज्म प्राकृत और भाषाओं को चुनता है, तो स्थानीय जो लोगों की भाषाएं हैं उनको चुना गया। ठीक है, विद दिस कैबिनेट डिसीजन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट हैव स्टेटस, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस है वो अब 11 हो चुका है। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एंड उड़िया जो है, इसको जो है ये टैग दिया गया। तो आप देख सकते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4 साउथ सदर्न कह लीजिए इंडिया की लैंग्वेजेस हो गई। संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, और तमिल वाज द तमिल को जो है स्टेटस दिया गया था, वाज ग्रांटेड द स्टेटस इन 2004, द लास्ट लैंग्वेज टू गेट द उड़िया इन 2014। अब ये क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होता है, कैसे, मतलब क्या इसका क्राइटेरिया क्या है? देखो, सबसे पहले हाई एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आपको 1500-2000 साल पहले के टेक्स्ट मिलते हैं। एंशिएंट लिटरेचर आपको मिलता है इसमें, जिसमें जनरेशन ऑफ कह लीजिए स्पीकर्स रहे हैं। नॉलेज टेक्स्ट, प्रोज टेक्स्ट। प्रोज टेक्स्ट होता है मतलब जैसे एसे फॉर्म में, ठीक है, नॉट जस्ट पोएट्री फॉर्म में। प्रोज टेक्स्ट आपको जो है इस लैंग्वेज में मिलता है, इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। और इसकी एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है प्रेजेंट। मान लो अब जो एंशियंट टाइम में या मिडियवल टाइम में जो तमिल लैंग्वेज थी फॉर एग्जांपल, वो आज के समय पर जो तमिल लैंग्वेज है उसमें बदलाव हो सकता है और हुआ भी है। लगभग सारी लैंग्वेजेस ऐसे नहीं है कि 2000 साल से बिल्कुल सेम लैंग्वेज चल रही है, उसमें समय समय पर बदलाव हुआ है। जैसे हिंदी भी है, हिंदी को भी अगर आप देखेंगे, अगर आप लाइक 500 साल पहले या 800 साल पहले की हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे।
So classical languages and literature could be distinct from their current and could be discontinuous with the later forms of their offshoots. तो the idea is very clear कि ये एक ancient language हो, high antiquity हो, ancient literature इसमें मौजूद हो, ये इसके क्राइटेरियाज हैं. सो ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है जी, ये 6 लैंग्वेजेस और ये 5 लैंग्वेजेस अभी ऐड हुई हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है जी. और नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव्स न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम. देखिए एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत, उनको कंबाइन किया गया है 2 स्कीम्स के अंतर्गत. ठीक है, 2 ब्रॉड स्कीम्स हैं. सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the proposal of the Department of Agriculture and Farmers Welfare for rationalization of all centrally sponsored schemes operating under the Ministry of Agriculture and Farmers into 2 umbrella schemes. देखो ये हमेशा से कहा भी जाता है. अगर आपने ज्योग्राफी के मेरे सेशंस को अटेंड किया हो, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं इतनी सारी स्कीम्स हैं. मतलब इट बिकम्स वेरी टफ. ठीक है, to for aware citizens to know about all the schemes. Forget about the farmer doing his job in his or her farm, but मतलब इतनी सारी स्कीम्स है, कौन सी स्कीम मेरे लिए लागू है मेरे को नहीं पता. ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रैशनलाइज करना, उसको एक ब्रॉड 2 स्कीमों में लेकर आना. सो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कैफेटेरिया स्कीम, नॉट कैफेटेरिया वो वाला कैफेटेरिया, मतलब इज लाइक के एक जगह उसको बहुत सारी चीजों को एक साथ किया गया. विल प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ब्रॉड इसका मकसद क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना. मैं थोड़ा और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे. कृषि उन्नति योजना विल एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल सफिशिएंसी. ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना. ठीक है जी. ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी को लीवरेज करना. जैसे हम ड्रोन दीदीज की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, बजट एलोकेशन, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. और इन दोनों स्कीम के लिए जो बजट है वो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का है. ठीक है, 1,01,321 करोड़. ठीक है जी. और इंप्लीमेंटेशन मेथड दे विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स. और इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जैसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात करते हैं. ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात करते हैं, तो वो कार्ड्स जो हैं सॉइल हेल्थ कार्ड्स में सीधा सीधा क्या होगा, किसान को पता रहेगा कि उसकी सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना मॉइस्चर कंटेंट है और कौन सी क्रॉप ज्यादा सूटेबल रहेगी मेरी सॉइल के अकॉर्डिंग. ठीक है, ताकि वो उस क्रॉप को उगाए और उससे उसको ज्यादा बेनिफिट हो. फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ फॉर बेटर क्रॉप यील्ड्स. रेन फेड एरिया डेवलपमेंट. ठीक है जी. एम टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रेन डिपेंडेंट एरियाज. बहुत सारा एरिया आज तक भी हम जो है इरिगेशन नहीं पहुंचा पाए हैं. ठीक है, सिंचाई नहीं पहुंचा पाए हैं. तो जो रेन फेड एरियाज हैं उन पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है. अगर सूखा पड़ गया तो कुछ भी साधन और नहीं है एग्रीकल्चर को वहां पर बढ़ावा देने का. एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, सो प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इनटू एग्रीकल्चरल सिस्टम्स. सो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, इसमें क्या है कि आप ट्रीज और श्रब्स को इंटीग्रेट कर रहे हो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में. दैट इज द आइडिया. ठीक है जी. सो नेक्स्ट आपका परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत मतलब जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सपोर्ट्स एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग. परंपरागत मतलब पुरानी फार्मिंग, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है. एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इंक्लूड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट. पराली को, जैसे खासकर सर्दियां खत्म होती है तो हम देखते हैं किस तरीके से पराली को जलाया जाता है, तो उस क्रॉप रेजिड्यू को कैसे मैनेज करना है. टू मॉडर्नाइज फार्मिंग टेक्निक्स. देन आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर. सिंचाई इरिगेशन यहां तक है, वहां तक हर जो है बूंद पानी जो है सही से इस्तेमाल हो. फोकसेस ऑन वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन. बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अपनाया जा सकता है. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट 3 और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट. उन क्रॉप्स पे जो राइस वीट ये जो कैलो कल्चर है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके बाकी क्रॉप्स पे भी फोकस किया जाए, जिसमें आपकी दालें, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है. ठीक है, टू रिड्यूस रिस्क एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ. और इससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी और इससे
रिस्क कम होगा किसानों का। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंपोनेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, और एक अलग से एक्सेलरेटर फंड होगा एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इनोवेटिव एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन फार्मिंग। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स गेल्स फर्स्ट सीबीजी प्लांट इन झारखंड। सो यहां पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो रांची में जो है इनॉग्रेट किया गया बाय वर्चुअल मोड ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, मेकिंग स्वच्छ भारत दिवस 2024। प्लांट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फैसिलिटी जो है फीड स्टॉक प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो भी फीड स्टॉक है, और ऑफ कैपेसिटी ऑफ 150 टन्स per day and a production capacity of 5 tons per day represent an investment of 26 करोड़। ठीक है, ओके। सो इन्वायरमेंटल अगर हम इंपैक्ट देखेंगे इसका, तो प्लांट जो है क्या इसका मकसद क्या है, ऑर्गेनिक, कन्वर्ट द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू, मतलब वेस्ट टू वेल्थ की बात करें, सिंपल इसको वेस्ट टू वेल्थ कहा जाता है, इनटू रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा और एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है झारखंड में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आपका असम्स कल्चरल हेरिटेज। जी हाँ, फोटो सही देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम ये कहाँ पढ़ाई से कहाँ चले गए, नहीं। 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स रिसीव जीआई टैग। सो असम के कल्चरल हेरिटेज में जो बोडो जो ग्वारन, ठीक है, सो दैट इज राइस बियर वैरायटी कंटेन्स द हाईएस्ट अल्कोहल कंटेंट। जो मतलब बेसिकली जो चावल है ना, चावल को सड़ाकर बनाया जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में कल्चर है। पर्सनली विटनेस दिस while serving in the northeast. So around 16% represents the traditional brewing expertise of the Bodo community. Similarly, Maibra jaw bidui prepared by fermenting half cooked rice with minimal water, ठीक है, जिसमें एक यीस्ट का सोर्स होता है, एंड ट्रेडिशनल वेलकम ड्रिंक है बाय द बोडो ट्राइब्स। और अनदर राइस बेस्ड अल्कोहल बेवरेज, सो बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉर्ड शिवा, एंड इसको जो है ऑफन कंज्यूम्ड एज अ मेडिसिनल ड्रिंक। ठीक है, एज अ मेडिसिनल ड्रिंक जो है कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा जो है बोडो नाफम, अ फर्मेंटेड फिश डिश इंटेग्रल टू बोडो क्विजीन, रिकॉग्नाइज्ड विद अ जीआई टैग। नेक्स्ट आपका राइस पाउडर करी फ्लेवर्ड विद गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट, एल्कली। ठीक है, और एक यूनिक डिश है बनाई जाती है, अगेन बोडो कल्चर में है। तो ये सारी मेनली बोडो कल्चर की हैं। बोडो ख्वा dish is central to this festival, विसागू फेस्टिवल, मेजर कल्चरल इवेंट है ऑफ द बोडो पीपल, और ये कल्चरल सिग्निफिकेंस को, वहां के कल्चर को दर्शाता है। इसके अलावा जो है बोडो नार्जी सेमी फर्मेंटेड फूड prepared with jute leaves rich in omega-3 fatty acid, vitamins, essential minerals like calcium, magnesium। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिश है। उसके अलावा बोडो अरोनाई, ठीक है, ब्यूटीफुली वुवन क्लोथ, ठीक है, बोडो वीवर्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बोडो अरोनाई, इट रिप्रेजेंट्स द टेक्सटाइल हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, इन सबको जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये आपका हेडक्वार्टर है कहां पर, चेन्नई में। has granted the GI tag to 8 products from Assam including traditional food items। ठीक है, तो ये इन सबको दिया गया है GI टैग। तो ये आप देख सकते हैं 8 प्रोडक्ट्स हो गए, 3 ये और 2 प्रोडक्ट ये हो गए। चलो, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च्ड। सो अनाउंसमेंट एंड एम, यहां पर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम जो है अनाउंस की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग हर बजट स्पीच। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी जब हमने बजट को डिस्कस किया था। इसका मकसद ये है कि जो यूथ है उनको बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिले। इसमें जो है 1 करोड़ यूथ को, 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये इंप्लीमेंट होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसमें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा सरकार के द्वारा 4500 रुपीज, 4500 रुपीज टू द इंटर्न्स बाय द फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
और एडिशनल 500 रुपए दिए जाएंगे बाय द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ठीक है, जो सीएसआर फंड होता है, प्रॉफिट्स का 2% जो है सीएसआर फंड रखा जाता है, और वो जो है आपका क्या होगा, आपका 500 रुपया दिया जाएगा। दे विल ऑल्सो बी दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड वन टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 अपॉन ज्वाइनिंग एंड इंश्योरेंस कवर अंतर्गत अंडर, किसके अंतर्गत दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो उसके तहत उनको इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है। ठीक है, और इंटर्नशिप पीरियड 1 साल का। कैंडिडेट्स एज बिटवीन 21 एंड 24 ईयर्स हु आर नॉट एंगेज्ड इन एनी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एलिजिबल फॉर 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं उनके लिए जिन्होंने 10वीं पास करी है। ठीक है जी, और हायर इंडिविजुअल फ्रॉम फैमिलीज with government jobs are excluded. It is not open to post graduates. ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, और ये जो है कह लीजिए जिन फैमिलीज में जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं पेरेंट्स, उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये तो यहां पर आपका 4500 रुपीज सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 500 रुपए कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, अ लैंडमार्क इनिशिएटिव एट बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। देखो, जो एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला तेल है, ठीक है, जो हम अपने घरों में किचन में यूज करते हैं डेली बेसिस पे, इसका जो पूरा भारत, हम जो मतलब कह लीजिए पूरे भारत में जितनी कंजम्पशन है, उसका 57%, लगभग 57% एज पर दिस डाटा, मोटा मोटा 55% मान लो याद रखने के लिए, उतना परसेंटेज जो है हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल के लिए पूरे साल में 100 केजी जो है या 100 लीटर जो है एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो उसका 57 लीटर हुई इंपोर्ट। सो आप ये समझ के चलिए कि हमारी डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। तो सरकार ये चाहती है कि इसको हम भारत में ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, सो द मिशन विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर अ 7-year पीरियड टिल 2030-31 विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ अराउंड 10,000 crores. So newly approved, this oilseed will focus on enhancing the production of key primary oilseeds, crops such as rapeseed, mustard, ठीक है जी, groundnut, soybean, sunflower, sesame, as well as increasing the collection and extraction of efficiency from secondary sources like cotton seed, rice bran and tree borne oils. तो सीधा सीधा इनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है ऑयल्स की, उसमें एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसको इंश्योर करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें यह भी कहा गया कि जो प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन है, जो कि 39 मिलियन टन है भारत में अभी 2022-23 में, उसको डबल जो है लगभग जो है 69.7 मिलियन टन बाय 2030-31। इसके अलावा अगर देखें तो मिशन टारगेट टू इंक्रीज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन टू 25.45 million tons by 2030-31, meeting around 72% of our projected requirements. ठीक है जी, सो सीड अवेलेबिलिटी की बात करें, टू इंश्योर टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, मिशन विल इंट्रोड्यूस ऑनलाइन 5-year रोलिंग सीड प्लान, जिसमें देखो अब इसमें क्या किया जाएगा, सीड ऑथेंटिकेशन होगा, ट्रेसेबिलिटी, हॉलिस्टिक इन्वेंट्री, साथी पोर्टल बनाया गया है, नॉट दैट साथी पोर्टल, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। ठीक है, उसमें ई था, इसमें ई नहीं है, सिर्फ साथी पोर्टल की बात की गई है, मतलब जो बीज हैं वो अच्छे बीज हों। ठीक है, और उसकी ट्रैकिंग हो सके। सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज, कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनको टैप किया जाएगा। 65 नए सीड हब्स बनाए जाएंगे, 50 सीड स्टोरेजेस होंगे। ठीक है, यूनिट्स होंगे। तो यहां पर आइडिया क्लियर है कि अच्छे बीज, अच्छी प्रोसेसिंग से प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एक्सपैंड ऑयल सीड कल्टीवेशन बाय एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर्स। तो इसका मकसद और है कि ऑयल सीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देना बाय an additional 40 lakh hectares by targeting rice and potato fallow lands, promoting intercropping and promoting crop diversification. तो चावल और आलू के साथ जो है ऑयल सीड की प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जाए। जो खाली जमीन है उसके बाद की, उसमें ये ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, करंट सिनेरियो मैंने आपको बताया कि करंट इज द कंट्री इज हेवीली रिलायंट ऑन इंपोर्ट विच अकाउंट फॉर 57% टू इट्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर एडिबल ऑयल्स।
57% जो हमारी डिमांड है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। ठीक है, फार्मर सपोर्ट, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इंश्योर कि जो ऑयल सीड फार्मर्स हैं उनको एमएसपी मिले थ्रू प्राइस सपोर्ट सिस्टम एंड प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। नेक्स्ट आपका इंपैक्ट और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, सेल्फ रिलायंस होंगे हम, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली इतना सारा पैसा जो बाहर जा रहा है वो यहाँ के किसानों को मिलेगा, और फार्मर्स का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उनको क्वालिटी सीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट स्कीम्स के थ्रू उनका एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उनकी जो विजिट है टू पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। इसमें यह था कि क्या बायलेटरल इश्यूज को भी डिस्कस किया जाएगा, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जी नहीं, द एजेंडा इज द एससीओ मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं जाऊंगा, उसके अलावा और कोई चीज भी डिस्कस नहीं होगी। ये 9 साल बाद ऐसा होगा कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे होंगे। ठीक है जी, और दोनों ही देश जो है 2017 में एससीओ के मेंबर्स बने थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही, और ये जो है 15 और 16 को इस्लामाबाद में कंफर्म्ड ऑन फ्राइडे दैट ही वुड लीड अ डेलीगेशन टू इस्लामाबाद फॉर एससीओ समिट। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ठीक है, इसमें रिसेंटली बेलारूस को ऐड किया गया है और अब हो गए हैं इसमें 10 मेंबर्स। इट ऑल्सो हैज ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आईपिक तो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आईपिक तुर्कमेनिस्तान, और इसमें तुर्क नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, उसके बाद आपका कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है जी, तजाकिस्तान, देन आपका जो है उज्बेकिस्तान, रशिया और किर्गिस्तान। ठीक है जी, सो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और बेलारूस अभी ऐड हो गया इसमें। ठीक है, इसमें बेलारूस हो गया है। सो आई पिक बिग तुर्कमेनिस्तान या बिग कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई पिक मतलब मैं घूमने गया था, ठीक है, तो मैंने तुर्कमेनिस्तान को पिक किया, मैं घूमने गया था, सो आई पिक बिग तुर्कमेनिस्तान, बड़ा देश है तुर्कमेनिस्तान, उसको पिक किया, तो बी से आपका बेलारूस हो जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है विजिट का, सो टू विजिट पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग आफ्टर 9 years, स्ट्रिक्टली फोकस ऑन द मल्टीलेटरल एससीओ इवेंट, और रीजनल कॉपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया कमिटमेंट टू रीजनल कॉपरेशन। नेक्स्ट आपका स्टेट न्यूज, पहला है आफ्सपा एक्सटेंशन इन मणिपुर। सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को एक्सटेंड किया गया है मणिपुर में। मणिपुर में लास्ट ईयर मई से ही टेंशंस चल रही हैं। एक तरफ माइतीज हैं जो प्लेन एरिया, जो इम्फाल का एरिया आसपास का प्लेन एरिया है वहां रहते हैं, एक तरफ कुकीज एंड नागाज हैं जो ट्राइब्स हैं हिली एरियाज में रहते हैं, और पिछले लगभग 1.5 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है। और यहां पर मणिपुर सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक्सटेंड कर दिया है फॉर अनदर 6 months इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नमेंट मेंटेन्ड आसपास एक्सक्लूजन फ्रॉम 19 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 7 वैली डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो 19 पुलिस स्टेशन है उनमें से आसपास नहीं लगेगा। डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग सिक्योरिटी कंसर्न जो कि सर्टन रीजन्स ऑफ मणिपुर में अभी भी है। ठीक है, आफ्सपा में होता क्या है, आफ्सपा में बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। ये पहली बार इनेक्ट किया गया था एज एन ऑर्डिनेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए उस समय पर ललित गो ने इसको लेकर आया था, लॉन्च बाय जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें चेंजेस किए गए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्सपा एक्ट 1958 बनता है और इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड टू डील विद द नागा इंसर्जेंसी इन द असम रीजन। उसके बाद जो है फॉलोइंग डेकेड्स में ये जो है धीरे धीरे करके और भी कई राज्यों में इसको लगाया जाता है। अगर आप मेनली यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट में आपको पता लगेगा कि लाइक लद्दाख के सर्टन एरियाज में, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, और
पंजाब में हुआ करता था किसी समय पर, रिपील कर दिया गया 1997 में, और उसके बाद आपका असम में इनेक्टेड इन 1958, एक्सटेंडेड टू द एंटायर स्टेट इन 1990। उसके बाद मणिपुर में एंटायर स्टेट एक्सेप्ट, अभी हमने डिस्कस किया, एक्सेप्ट सर्टन रीजन ऑफ इम्फाल सराउंडिंग रीजन, जो प्लेन एरिया है, 7 डिस्ट्रिक्ट से 19 पुलिस स्टेशन, ठीक है। त्रिपुरा में रिपील कर दिया गया 2015 में। तो ये है आपकी कुल मिला के कहानी आफ्सपा को लेके। तो आफ्सपा में स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, ठीक है जी। empowered ओनली द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ऑब्वियसली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर होती है जो है सर्टन एरियाज को डिस्टर्ब डिक्लेयर करने के लिए। एट प्रेजेंट इट इज इन फोर्स इन स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, एक्सक्लूडिंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल एरिया, चांगलांग, ये सर्टन एरियाज हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, यहां पर ये इंप्लीमेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सोनम वांगचुक, प्रोटेस्ट फॉर लद्दाख ऑटोनॉमी। सोनम वांगचुक, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है जिसमें जो आमिर खान वाला कैरेक्टर है वो ब्रॉडली इन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है। सोनम वांगचुक जो हैं उनको डिटेन किया गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वाज डिटेन्ड व्हाइल लीडिंग अ प्रोटेस्ट फॉर लद्दाख्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल एरिया। देखो 6th शेड्यूल एरिया में नॉर्थ ईस्ट की 4 राज्यों को रखा गया है, ठीक है। सो एटीएम स्क्वायर, ठीक है, एटीएम स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, सो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। So, 6th schedule provides autonomy to tribal areas in northeastern states. Wangchuk protest aims to secure similar autonomy for Ladakh tribal areas. तो ये चाहते हैं कि लद्दाख के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको भी सेम जो है ऑटोनॉमी दी जाए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को दी गई है, ठीक है। ओके, सो लद्दाख के क्वेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, सीकिंग इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लाइमेट एक्टिविस्ट Sonam Wangchuk was detained, ये हमने डिस्कस किया। If successful, Ladakh would gain autonomy similar to the tribal areas in the northeast areas. इसको लेकर अभी तक सरकार ने सहमति नहीं जताई है। फर्स्ट एवर हनी बैजर साइटिंग इन उत्तराखंड। सो हनी बैजर ऑल्सो नोन एज रेटल was captured on camera for the first time in तेराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ये आप देख सकते हैं रेटल को। और दीज नॉक्टर्नल मैमल्स, ठीक है, नॉक्टर्नल मैमल्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम को बाय प्रेइंग ऑन स्मॉलर एनिमल्स एंड एनरिचिंग द सॉइल। तो ये जो है इनका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है पूरे इकोसिस्टम में, और जो है ये पहली बार, बहुत सालों में पहली बार जो है ये वहां पर कैप्चर हुए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। नॉक्टर्नल नेचर है, रात में एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आपका नागालैंड गियर्स फॉर 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का है? 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो है नाम दे देंगे, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। सो दैट इज नागालैंड। Government is rallying to support from the state's 18 tribal organization to ensure the success of upcoming upcoming silver jubilee edition of हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा एट नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा। और अगर हॉर्नबिल हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें, इट वाज लॉन्च इन ईयर 2000 एज अ 3-day इवेंट इन कोहिमा, और इवेंचुअली जो है काफी सक्सेसफुल रहा और काफी ज्यादा इसको प्रमोशन मिला, और अब जो है इसके वेन्यू को शिफ्ट कर दिया गया है नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा इन द मिड 2000। और इससे धीरे धीरे फेस्टिवल का एक्सपेंशन हुआ है। यहां पर ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया है ये, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है, कह लीजिए वहां का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल न्यूज, पहला है आपका सार्को सुसाइड पॉड कंट्रोवर्सी, ठीक है, सार्को सुसाइड पॉड कंट्रोवर्सी। देखो, एक आपने टर्म सुना होगा पैसिव यूथनेशिया, ठीक है, पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? असिस्टेड डाइंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई जो है मरना चाहता है या उसकी कंडीशन ऐसी है कि अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, तो उसको रेगुलेटेड कंडीशंस में जो है उसको डेथ दी जाती है कि उसकी सफरिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि उसकी सफरिंग्स को खत्म किया जाए। दैट वाज द आइडिया बेसिकली। सो अब यहां पर 4 इंडिविजुअल्स को वर अरेस्टेड इन स्विट्जरलैंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ एन अमेरिकन वुमन यूजिंग द कंट्रोवर्शियल सुसाइड पॉड डिवाइस सार्को। ये है वो सुसाइड पॉड डिवाइस सार्को। और 64-year-old woman from the US recently died by suicide.
यूजिंग द सार्कोसुसाइड पॉड एट वुडलैंड रिट्रीट इन स्विट्जरलैंड। अब ये डिवाइस जो है डिजाइन किया गया है असिस्टेड डाइंग के लिए, रेजिंग एथिकल एंड लीगल। अब ऑब्वियसली जब भी ये यूथनेशिया की बात आती है तो जो है हमेशा इसको लेकर एक विवाद चलता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या इंसानों को ये अलाउ करना चाहिए कि दैट दे कैन टेक अदर्स लाइफ, या कोई व्यक्ति अपनी लाइफ खुद ले। अब यहां पर जो सार्कोपोड है विद इट्स फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ये कैसे होता है, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन को फिल किया जाता है लीडिंग टू द डेथ थ्रू हाइपोक्सिया, ठीक है, तो कह लीजिए काइंड ऑफ दम घुटने से। द अरेस्ट हाईलाइट द ऑनगोइंग डिबेट सराउंडिंग असिस्टेड सुसाइड एंड यूथनेशिया लॉज। स्विट्जरलैंड परमिट करता है, ठीक है, असिस्टेड सुसाइड को सिंस 1940s, ठीक है। अब ये समझ के चलिए कि इंडिया में अब जाकर कहीं असिस्टेड सुसाइड, बट उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि अब जो है स्थिति ठीक नहीं हो सकती, और फैमिली मेंबर्स कहीं इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है उसमें। इन्होंने कहा है कि सेइंग दैट वन असिस्टिंग मस्ट हैव नो डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल डेथ, ठीक है, जिस भी इंडिविजुअल की डेथ है उसमें जो व्यक्ति कर रहा है उसका सीधा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये पैसिव काइंड ऑफ यूथनेशिया अलाउड है, बट इसको लेकर एक अपने आप में चर्चा शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जैसे मैंने आपको बताया, सुसाइड पॉड डिवाइस सार्को। ओके, नेक्स्ट आपका एक्सेलरेटेड ओशन वार्मिंग। सो एक रिपोर्ट आई है कॉपरनिकस के द्वारा, रिवील्स द रेट ऑफ ओशन वार्मिंग, जो ओशन वार्मिंग है वो लगभग डबल हो गई है सिंस 2005 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब पिछले 20 सालों में जो कह सकते हैं कि रेट ऑफ ओशन वार्मिंग है वो डबल हो गया है। सी, इससे हो क्या रहा है, एक्सेलरेटेड वार्मिंग इज कॉजिंग मेरीन हीट वेव्स। मेरीन हीट मतलब पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, यहां पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, इंपैक्टिंग मेरीन इकोसिस्टम, इससे मेरीन इकोसिस्टम इंपैक्ट हो रहे हैं। सी आइस लॉस, ठीक है, जो समुद्र में आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास में जो सी आइस है, ग्लेशियर्स हैं, उसके अलावा जो आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, वो जो है वहां पर मेल्ट हो रहे हैं, अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड ओशन वार्मिंग, एंड इससे फिशरीज पर इंपैक्ट हो रहा है। देखो दुनिया में 300 करोड़, 800 करोड़ में से 300 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो कोस्टल एरियाज में रहती है, और जो कि बहुत बड़े स्तर पर फिशरीज पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो द चेंजेस इन ओशन टेम्परेचर आर अफेक्टिंग द फिशरीज, पोटेंशियली इंपैक्टिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो उससे सीधा सीधा जो फूड सिक्योरिटी है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है, वो भी इंपैक्ट होगी। इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ अपडेट्स, ओशन वार्मिंग की बात करें हम तो रेट ऑफ ओशन वार्मिंग हैज नियरली डबल्ड सिंस 2005 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये हमने डिस्कस किया। एलिफेंट माइग्रेशन की भी बात की गई। इंडियन एलिफेंट्स जो हैं पिछले लगभग 1000 साल में नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ग्रेजुअली लूजिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि नॉर्थ का कह लीजिए ओवरऑल जो क्लाइमेट है और साउथ का वो अलग है, और उससे जो है जब वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। अब इसका नुकसान क्या होगा कि अगर कोई ऐसा कह लीजिए कोई ऐसी बीमारी आती है जिससे कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन खत्म होती है, तो वो एकदम में फिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। तो कोई भी पर्टिकुलर बीमारी एट अ स्ट्रेच बहुत बड़ी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। कंजर्वेशन एप्लीकेशंस, ये फाइंडिंग्स हाईलाइट करते हैं नीड फॉर टारगेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ एंड प्रिजर्व एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका लिटिल प्रेस्पा लेक्स इन्वायरमेंटल क्राइसिस। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, लिटिल प्रेस्पा लेक कहां पर है? तो ये जो है आपकी लेक सिचुएटेड है अल्बानिया और ग्रीक बॉर्डर पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, मतलब ये कहा जाता था कि ये लाइक वन ऑफ द क्लीनेस्ट, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स यहां पर आपको देखने को मिलता था। वंस क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ लिटिल प्रेस्पा लेक आर ड्राइंग अप, अराउंड 430 हेक्टेयर्स ऑफ द 450 हेक्टेयर लेक हैव टर्न्ड इनटू स्वैम्प्स, ठीक है, दलदल का इलाका हो चुका है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको कहा जा रहा है। इज द लेक डिटेरियोरेशन इज लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सिंस 1970s, और ये आप देख सकते हैं पास्ट ग्लोरी, करंट स्टेट 430 हेक्टेयर्स, ये है करंट स्टेट, ठीक है, ये है करंट स्टेट। तो ये इस तरीके से जो है उसका एरिया काफी ज्यादा कम हो चुका है, स्वैम्प के रूप में वो दिखाई देता है आज के समय पर, ठीक है जी, अल्बानिया और ग्रीस के बीच में।
नेक्स्ट आपका ईरान मिसाइल लॉन्च एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शन। सो ईरान लॉन्च्ड मिसाइल एट इजराइल, एस्केलेटिंग द कन्फ्लिक्ट विद हिजबुल्लाह। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के का जो चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने जो है ईरान पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया। दो अभी तक इजराइल ने काउंटर अटैक नहीं किया है ईरान पर से हिजबुल्लाह पे तो वो बहुत अटैक कर रहा है, हमास पर बहुत अटैक कर रहा है। बट अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न फिर आ गया है कि ट्रेड इंप्लीकेशंस क्या होंगे भारत के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से वॉर एस्केलेट होती जा रही है, इसके इंप्लीकेशन अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट लगातार 6 दिन तक जो है नीचे गिरता रहा। ठीक है, उसका एक बड़ा कारण था ये आपका वॉर। शिपिंग रूट क्लोजर, जो रेड सी शिपिंग रूट है हैज बीन क्लोज्ड अफेक्टिंग द ग्लोबल ट्रेड। अब रेड सी, लाल सागर से एंड देन थ्रू सुएज कैनाल बहुत बड़ा ट्रेड होता है दुनिया का। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड है यूरोप के साथ, जो है अफ्रीका के नदर्न अफ्रीका कंट्रीज के साथ बहुत जो है वो इसी रूट से होकर जाता है। और इवन जो है यूएस के साथ का जो भी ट्रेड है वो भी यहां से होकर जाता है। तो ये सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा इंडिया के ट्रेड को। इंपैक्ट ऑन इंडिया एक्सपोर्ट्स, इंडियन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन बाय 9% इन अगस्त ड्यू टू दिस ट्रेड डिस्ट्रप्शन। तो इंडिया का जो पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल का जो एक्सपोर्ट है, जो कह लीजिए रशिया से हम पेट्रोलियम ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके जो हम यूरोप में बेच रहे थे, उसमें 9% की गिरावट आई है अगस्त के महीने में। ठीक है जी, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट एस्केलेशन, शिपिंग रूट्स, ट्रेड इंपैक्ट, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है इंडिया जर्मनी मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग। 17th मीटिंग हुई, 17th इंडिया जर्मनी मिलिट्री कॉपरेशन सब ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन बर्लिन। मकसद है एनहेंसिंग बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन इंडिया और जर्मनी के बीच में। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी हैव आर टू नेबर्स, ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना, और हमेशा से टू फ्रंट वॉर का खतरा है। और उस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें और दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर काम करें। सो न्यू इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन ऑनगोइंग डिफेंस एंगेजमेंट्स वर एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। इटली होस्ट G7 कॉल टू एड्रेस मिडल ईस्ट क्राइसिस, या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। सो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी विल होस्ट अ कॉल ऑफ ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स टू डिस्कस द क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। इटली जो है कंटिन्यू करेगा टू स्ट्राइव फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, क्योंकि G7 को अभी इटली ही हेड कर रहा है। इटली होल्ड्स अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ G7, द क्लब ऑफ मेजर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, जिसमें यूएस है, कनाडा है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान है। और इट इज द गोल इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ इजराइली लेबनीज वॉर थ्रू द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन 1701। ठीक है, तो यहां पर जो यूएन रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाए और इस वॉर को फर्दर एस्केलेट होने से रोका जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंडिया ने ज्वाइन किया है एनर्जी एफिशिएंसी हब। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप टू एनर्जी एफिशिएंसी हब। अब यहां पर जो मेंबर कंट्रीज हैं 16 कंट्रीज हैं, ठीक है, ज्वाइंट द हब, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया, ठीक है, ये सारे देश है आपका। और इस हब के बारे में अगर हम बात करें, नाम से क्लियर है, एनर्जी एफिशिएंसी हब। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए। सो इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसका मकसद है कोलैबोरेशन और प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंसी को वर्ल्ड वाइड। एक छोटा सा एग्जांपल इंडिया में आप देख सकते हैं, जितने भी आप अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख रहे होंगे तो उसमें स्टार रेटिंग होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5। 5 स्टार रेटिंग का मतलब वो सबसे अच्छा अप्लायंस है, अच्छा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है। ठीक है, और इसके अलावा हमने एलईडीज की बात करी। हमने पिछले कुछ सालों में 77 करोड़ एलईडीज जो है सरकार ने बांटे, और उस पे उसकी कॉस्ट को बहुत कम किया। द आइडिया इज एनर्जी सेविंग, एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 एज अ सक्सेसर टू इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन, इन विच इंडिया वाज अ मेंबर। और ये हब जो है लेकर आता है गवर्नमेंट्स को साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को, ताकि नॉलेजेस को शेयर किया जा सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, स्टैट्यूटरी एजेंसी है। इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ
implementing agency in this particular hub, energy efficiency hub। ठीक है जी, चलिए तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया बिकम्स एफिलिएट मेंबर ऑफ IMDRF। ये क्या है IMDRF? ये है आपका इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटर्स फोरम। ठीक है, अगर आपको याद हो 2020 कोविड जब आया इंडिया में, उसके बाद हमने एक चीज रियलाइज करी कि इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेस है उसकी प्रोडक्शन हम ना मात्र के बराबर कर रहे हैं। दुनिया भर से हम इंपोर्ट करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम भारत में बनाएं। इवन पीपी किट्स तक जो है हम भारत में नहीं बना रहे थे, तो उसके बाद काफी चीजें सुधरी, हमने पीपी किट्स भारत में बनाना शुरू किया। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी रियलाइज हुआ कि हमें मेडिकल डिवाइसेस को भारत में बनाना है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स जिनका एम है to speed up the adoption of international medical device regulatory harmonization and convergence। एक इसको इस थोड़ा एक अलग एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए। देखिए, पहले जो मोबाइल फोन के चार्जर्स थे ना, वो अलग अलग थे, अलग अलग कंपनीज के। तो ये रियलाइज किया गया कि इसकी वजह से कितना ई वेस्ट जनरेट होता है, तो क्यों ना एक स्टैंडर्डाइज्ड चार्जर्स होने चाहिए। इररेस्पेक्टिव आप किस कंपनी का मोबाइल फोन ले रहे हैं, अगर स्टैंडर्डाइज्ड चार्जर्स होंगे दैट वुड हेल्प। तो यहां पर एग्जैक्टली वही कोशिश करने की मतलब वही कोशिश की जा रही है कि मेडिकल जो डिवाइसेस हैं उनको लेकर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो। ठीक है, हार्मोनाइजेशन हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, ताकि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उसको अडॉप्ट करें। सो इट्स मेंबर इंक्लूड्स नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, ब्राजील, रशिया। ठीक है, इसमें इंडिया भी आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इसका मकसद क्या है? इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट ओपन सेशन टू हैव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन टेक्निकल टॉपिक्स with other regulators, discussion on latest medical device regulatory strategies and trends, और प्रोवाइड करेगा फीडबैक ऑन इंडियाज एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, इंडिया के एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव में ये काफी मददगार साबित होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका इटली एंड स्विट्जरलैंड रीड्रॉ एल्पाइन बॉर्डर्स अगेन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, सो पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इटली एंड स्विट्जरलैंड सेट टू बी रीड्रॉन, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं जो उनकी बाउंड्री को मार्क कर रहे थे वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, येट अनदर साइन ऑफ हाउ मच ह्यूमंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, एंड it is expected Italy is expected to approve the changes soon which primarily affect regions around the Matterhorn। ठीक है, एक जगह है, ठीक है, पीक है। Two countries have agreed to change the border under the iconic Matterhorn peak, one of the highest summits in the Alps। ठीक है, जो कि ओवरलुक करता है ज़ेरमेट को, पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन है। बॉर्डर चेंजेस एग्रीड बैक इन 2023 और स्विस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इस चीज को। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से बॉर्डर की जो मार्किंग थी वो चली जा रही है। ठीक है, और इन स्विट्जरलैंड दे आर मेल्टिंग एट अलार्मिंग रेट। कंट्री के जो ग्लेशियर्स हैं लॉस्ट 4% ऑफ देयर वॉल्यूम लास्ट ईयर। स्विट्जरलैंड में जो ग्लेशियर्स हैं 4%, मतलब टोटल ग्लेशियर्स का 4% लॉस्ट हो चुका है एक साल में। सेकंड ओनली टू द रिकॉर्ड सेटिंग 6% लॉस्ट इन 2020। 6% लॉस हुआ 2022 में, 4% लॉस हो चुका है 2023 में। इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, किस रेट से जो है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश साइन हिस्टोरिक इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट। काफी बड़ा कह लीजिए इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इसमें जो है नेपाल, देखो नेपाल और बांग्लादेश में बीच में आता है भारत। तो अब तीनों देशों ने कहा है कि नेपाल जो बिजली बनाएगा 40 मेगावाट बिजली जो है वो बांग्लादेश को भेजी जाएगी, नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है उसको एक्सेस देगा थ्रू इंडिया पावर ग्रिड। सो ये एक ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है, तीन देशों का एग्रीमेंट है, साइंड इन काठमांडू, इनेबल नेपाल टू सेल इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। और नेपाल हैज ओनली बीन द एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। अभी तक नेपाल जो है भारत को ही एक्सपोर्ट कर रहा था, अब जो है नेपाल बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट डिटेल्स एज पर द एग्रीमेंट, बांग्लादेश विल नाउ इंपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नेपाल। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन प्रोसेस। और थ्रू द 400 केवी हल्के बार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन बिफोर इंडिया ट्रांसमिट्स द इक्विवेलेंट टू बांग्लादेश।
फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात करें तो नेपाल बांग्लादेश मीटिंग ने यह भी कहा कि वो डेवलप करेंगे सुनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इन कोलैबोरेटिव कैपेसिटी मोडालिटी बिटवीन नेपाल बांग्लादेश एंड इंडिया। तो यहां पर जो सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी ज्वाइंटली डेवलप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इकोनॉमी न्यूज। सो पहली न्यूज है, इन अ फर्स्ट इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज पास्ट $700 बिलियन। ये मतलब एक काफी प्राउड मोमेंट है फॉर एज एन इंडियन हम सबके लिए, क्योंकि 1991 का एक वो साल था जब कहा जाता है कि 15 से 20 दिन का हमारे पास इंपोर्ट का पैसा बचा था। मतलब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम रह चुके थे कि हम अगर इंपोर्ट करने जाते तो 15 से 20 दिन ही इंपोर्ट कर पाते हम। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर कि अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं जब लाइक जो डिस्कशंस हैं कि जब नई सरकार बनी, जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जब उन्होंने जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया, उस समय पर वित्त मंत्री बनाया गया जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनसे जब पूछा गया कि स्थिति क्या इतनी खराब है, तो उन्होंने कहा जितनी आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा खराब है। मतलब अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वो एक समय था जब हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा और पैसा लेना पड़ा, और आज का एक समय है जो $700 बिलियन का जो है फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। अब एक सवाल उठता है कि अच्छा क्या है, मतलब ये $700 बिलियन कितना है, या ये इकोनॉमी को कैसे दर्शाता है। आप इसको एक ऐसे और तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी $350 बिलियन भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान की जीडीपी से डबल से ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, और एक इसका डाटा देख लेते हैं। अगर आप चाइना के केस में देखोगे तो चाइना के केस में सबसे ज्यादा आपको फॉरेक्स रिजर्व मिलता है, अराउंड $3.2 ट्रिलियन। ठीक है, इंडिया की मतलब इकोनॉमी का अराउंड 70-80% आप कह सकते हैं जापान है। ठीक है, देन आपका स्विट्जरलैंड, इंडिया। तो इंडिया में जो है ये $700 बिलियन जो है पहुंच गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें मेनली 4 चीजें आती हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ये कोई करेंसी नहीं है, इसमें आपका यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ये सारी करेंसी जो बड़ी करेंसीज है वो आती हैं, और इसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी समय पर। नेक्स्ट आता है रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, आईएमएफ में किसी भी कंट्री का। और इसमें एक और खास बात है, हम धीरे धीरे हमारा जो ये गोल्ड रिजर्व है एज अ परसेंटेज, दो सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है डॉलर, क्योंकि दुनिया भर के देश जो है कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपना गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व का ज्यादा होना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब जो है हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जो इंपोर्ट करने हैं, हमें जो आयात करना है, उसके लिए सफिशिएंट आपके पास पैसा है। अगर कोई ग्लोबल वॉलेटिलिटी भी आती है तो घबराने की किसी देश को जरूरत नहीं है। तो ये एक कह लीजिए इकोनॉमी का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है। चलो आगे चलते हैं। ये न्यूज जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, जैसे पहली न्यूज पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ा है, मतलब 24-25। सो करंट अकाउंट डेफिसिट हैज स्लाइटली लाइक वाइडन्ड फिस्कल ईयर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डाटा बाय द आरबीआई। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट्स की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और नेट इंपोर्ट्स, जो देखो एक्सपोर्ट की जहां पर बात है, ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स, और ये ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो हमारा ट्रेड इन सर्विसेज तो सरप्लस में रहता है, पर ट्रेड इन गुड्स जो है हमारा वो डेफिसिट है। ओवरऑल हमारा ये डेफिसिट में है, और ये डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्ड टू $9.7 बिलियन और 1.1% ऑफ जीडीपी अप्रैल टू जून 2024। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वार्टर था एज अगेंस्ट द 8.9 बिलियन डॉलर्स, तो पिछले साल इसी मतलब अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था 2023-24 का, तो उसमें जो है 9.7 8.9 था, अब वो 9.7, मतलब इतना हमारा डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, इतना आउटफ्लो है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में, कह सकते हैं $0.8 बिलियन।
नेक्स्ट आपका क्रूशियल नंबर रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथन द कम has come on the heels of surplus of $4.6 billion और 0.45% of the recorded GDP। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो कह लीजिए ये क्रूशियल नंबर रिप्रेजेंट करता है कंट्री का एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ, ठीक है, हैज कम ऑन द हील्स ऑफ सरप्लस ऑफ 4.6 बिलियन डॉलर्स इन द प्रीसीडिंग जनवरी टू मार्च क्वार्टर। वाइडनिंग क्यों हुआ है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि आपका जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है और ऑयल प्राइसेस बढ़े, ठीक है, क्योंकि वॉर जो है वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड गैप है, मर्केंडाइज ट्रेड गैप है, दैट हैज रिकॉर्डेड एट 56.7 बिलियन डॉलर्स। मर्केंडाइज ट्रेड गैप वाज रिकॉर्डेड एट 65.1 बिलियन डॉलर्स इन द क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21। मतलब हमारा जो ट्रेड इन गुड्स है, जैसे चाइना है, चाइना से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि हाँ जी हम इंपोर्ट को कम करें चाइना से, बट वो बढ़ता जा रहा है और गैप बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट का गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये एक आइडिया है यहां पर। इसके अलावा कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट भी डिक्लाइन हुआ है। 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट डिक्लाइंड बाय 1.8% इन अगस्त 2024, मार्किंग द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 41 मंथ्स। पिछले 41 महीने या कहीं तो पिछले 3.5 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका ये डिक्लाइन हुआ है। 8 कोर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर और स्टील जो है दो ही सेक्टर ऐसे थे जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई। ये डिक्लाइन शो करता है कि चैलेंजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। कोर इंडस्ट्रीज में ये इसकी ट्रिक है, मैंने कई बार चर्चा की है इस पे। सीसीसी फ्रेंड्स, ठीक है, सी कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्टील, ठीक है, स्टील और फर्टिलाइजर, ठीक है, स्टील और फर्टिलाइजर में ही जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है जी। सो इट हैज रोज टू दिस, सो डिक्लाइन बाय 1.8% एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट सरकार का ये कहना है कि बड़ा है 7.5%, ये पॉजिटिव है। तो एक ओवरऑल मिक्स्ड सिग्नल्स हैं आप कह सकते हैं। हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ा है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने देखा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़ रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आता है ये हमने समझा। उसके अलावा कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट जो है ओवरऑल नेगेटिव है, वो हमने देखा। कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। ओके, सो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023 showed a 7.5% increase in the employment in manufacturing industries. फूड प्रोडक्ट सेक्टर जो है वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज है जॉब क्रिएशन में, और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बेसिक मेटल सेक्टर जो है अनदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है जॉब क्रिएशन में। तो फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और बेसिक मेटल्स, ठीक है जी। चलिए, एम्प्लॉयमेंट अप बाय 36%। सरकार का ये कहना है कि 2016-17 से लेकर 22-23 तक जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो 36% बढ़ी है, क्रिएटिंग अराउंड 17 मिलियन जॉब्स, 1,70,00,000 जॉब जो हैं क्रिएट हुई हैं बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डिफेंस न्यूज। सो पहली न्यूज है इंडियन आर्मी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन आर्मी ने एक कह लीजिए प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस विद क्यूनू लैब्स फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल आता है कि ये क्वांटम क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक दिया है, प्लीज रीड दिस। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करता है एट द टाइनिएस्ट स्केल्स, ठीक है, द एटम्स एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जाकर जो है कह लीजिए पार्टिकल्स को स्टडी करता है। अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स विच गवर्न्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करता है यूनिक कंसेप्ट्स लाइक सुपर पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सुपर पोजिशन का मतलब है समथिंग दैट एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस।
फॉर एग्जाम्पल क्वांटम बिट 0 और 1, हम कहते हैं या तो 0 होगा या 1 होगा, ये कह रहा है 0 और 1 दोनों हो सकता है, ठीक है। सो इन कंप्यूटिंग इट कैन बी बोथ 0 एंड 1। सिमिलरली इंटेंगलमेंट ये फिनोमिना है जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में लिंक्ड हैं एंड द स्टेट ऑफ इंस्टेंटली अफेक्ट द स्टेट ऑफ अनदर। एक का जो स्टेट है दूसरे को इंपैक्ट करेगा, ये मैटर नहीं करता वो कितना आस पास में है। सो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर्स दैट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मच फास्टर देन द टुडेस कंप्यूटर। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट कांट बी हैक्ड, या it would be very difficult to hack. Quantum sensing devices that can measure things like time, magnetic fields, gravity with extreme precision. तो ये है आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अटॉमिक और सब अटॉमिक लेवल पर जाकर पार्टिकल्स को स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, तो ये है आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो यहां पर इंडियन आर्मी ने एक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईडेक्स विद क्यूनो लैब्स फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मकसद है टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन सिस्टम विद ग्रेटर सिक्योरिटी, ताकि हैकिंग ना हो सके, ठीक है। सो द मूव पोजीशन द इंडियन आर्मी एट द फोरफ्रंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन द डिफेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका काज इन 2024 एक्सरसाइज कमेंसेस इन उत्तराखंड। सो 8th एडिशन जो है इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का कमेंस्ड इन उत्तराखंड। इंडियन पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिसमें 120 पर्सनल थे फ्रॉम कुमायूं रेजिमेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मकसद ये है कि दोनों फोर्सेस के बीच में कैसे इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए और सेमी अर्बन और माउंटेनियस ट्रेन में कैसे, फोकस एरिया था इस एक्सरसाइज का, तो इस बार की एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट आपका हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ये ताइवान पहुंच चुका है। ये है यूएस के द्वारा ताइवान को दिया जा रहा है क्योंकि ताइवान पर चाइना का अटैक कभी किसी भी समय पे हो सकता है। चाइना कई बार ओपनली कह चुका है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि अगर ताइवान प्यार से नहीं माना तो हम हमला करके जो है ताइवान को अपना हिस्सा बनाएंगे। और यहां पर अब यूएस कहता है कि जी ताइवान को आप मतलब परेशान मत हो, हम आपको हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑर्डर्ड फ्रॉम द यूएस has reportedly arrived at Kaohsiung, that is Taiwan, marking a significant milestone in the island's defense capabilities. So it's a part of larger deal approved by the US in 2020। और यहां पर जो है डिलीवरी फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज जो है आपका 2026 तक कंक्लूड होगा, एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 128 मिसाइल्स। सेकंड और फाइनल फेज जो है वो 2028 तक कंप्लीट होगा, ठीक है। हार्पून जो है मिसाइल सिस्टम सो सेट टू बी कंक्लूड बाय 2026, ये हमने डिस्कस किया। कंटिन्यूड इंटीग्रेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो यूएस जो है इस पे ट्रेनिंग भी देगा उनको ताइवान की फोर्सेस को। नेक्स्ट आपका आरती सरीन, यहां पर आप देख सकते हैं आरती सरीन फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। सो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर as the Director General Armed Forces Medical Services, बहुत important, Direct DG Armed Forces Medical Services. So it is directly responsible to the Ministry of Defense for overall medical policy matters which relate to armed forces. इसके अलावा prior to assuming the appointment of 46th DGAFMS, the flag officer has coveted appointments like DG Medical Services, Navy, DG Medical Services Air, and डायरेक्टर एंड कमांडेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। बहुत फेमस जो है आर्म्ड फोर्सेस, खुद भी वहां की ल्यूमिनाई रही हैं और कमीशन इनटू द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इन December 1985। सो हैड अ लाइक ह्यूज एक्सपीरियंस। शी इज एन MD इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम AFMC पुणे एंड अपॉइंटमेंट एज DG AFMS रैंक, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं भारतीय महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अचीव करती हैं, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका रैंक एंड इंडिसेस की बात करें तो इंडियन एलिफेंट माइग्रेशन स्टडी। सो रिसर्चर्स फ्रॉम NCBS, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्होंने कहा है कि इंडियन एलिफेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओवर मिलेनिया, पिछले 1000 साल में, हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी वजह से लॉस हो रहा है और इसका रिसर्च इंप्लीकेशन ये है, द रिसर्च प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जो कंजर्वेशन नीड्स की जरूरत है फॉर द एलिफेंट कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ द इंडियन एलिफेंट्स, तो इसके बारे में यहां पर बताया गया।
तो ये लगभग पिछले 1000 साल में किस तरीके से जो एलिफेंट्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है जी, नेम द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है 2022। इट विल बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी and the award is the highest honor in Indian cinema, recognizing Mithun Chakravarty's significant contribution to the film industry. अगर हम दादा साहब फाल्के बात करें, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अ पार्ट ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, हाईली कोवेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट देती है तो ये काफी कोवेटेड माना जाता है। और सो अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर धुंधीराज गोविंद फाल्के, जो कि पायनियरिंग फिल्म मेकर थे, हु गेव इंडिया its first film, that is Harishchandra, in 1913. The award was instituted by the government of India in 1969। ठीक है, 1969 में जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया, और इसमें जो है स्वर्ण कमल दिया जाता है। The award consists of Swan Kamal, cash prize of 10 lakh, certificate is presented as a part of the award, and इसमें एक silk roll and shawl, the award includes silk roll and shawl जो है दिया जाता है। सो नॉमिनेशन की बात करें, कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। कमिटी सिलेक्ट करती है रेसिपिएंट को बेस्ड ऑन देयर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फिल्म्स, इन द सिनेमा, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ प्रेस्टिजियस सेरेमनी। तो बहुत बहुत जो है प्रेस्टिजियस कह लीजिए इवेंट ये माना जाता है। पर्सन इन न्यूज की बात कर लेते हैं तो क्लॉडिया शानबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बट अब उन्होंने शपथ ले ली है, हैज बीन स्worn in as the Mexico's first female president। तो ये आप देख सकते हैं क्लॉडिया शानबाम, और क्लोज 62-year ओल्ड क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर मेयर ऑफ मैक्सिको सिटी। ठीक है, 6 साल का इनका टेन्योर होगा, 2030 तक ये मैक्सिको की राष्ट्रपति रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और ब्रिंगिंग यूनिक पर्सपेक्टिव टू प्रेसिडेंसी, और मैक्सिको सिटी की मेयर रही हैं। साइंस एंड टेक न्यूज में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर जो है एक जॉइंट वेंचर तैयार किया है नेम्ड बेल आईएआई एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? दिल्ली में होगा, और इसका मकसद क्या है? एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि इंडिया का डिफेंस फोर्सेस यूज करती हैं। और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है वाइल फोकसिंग ऑन द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, जो भारत सरकार का विजन है कि हम धीरे धीरे इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन में। तो ये बेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है यहां पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ रही है। इंपैक्ट ऑफ MRSAM, दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा अगेंस्ट वेरियस एरियल थ्रेट्स। कोलैबोरेशन ब्रिंग्स एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी टू इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। जॉइंट वेंचर स्ट्रेंथन्स डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, अलाइंस विद आत्मनिर्भर भारत। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका नासा का स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल डेजिग्नेटेड फॉर रेस्क्यू मिशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स। देखिए, सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर जो है ये गए थे लगभग 8 से 9 दिन के लिए, और वहीं पर कह लीजिए काइंड ऑफ ट्रैप हो गए हैं जो आपका मिशन है। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS जिसे बोला जाता है, कैप्स। अब यहां पर स्पेसएक्स भेज रहा है अपना क्रू ड्रैगन ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके वहां पर। डॉक्ड एट द ऑर्बिटिंग फैसिलिटी, द मिशन एम्स टू रेस्क्यू 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रेंडेड एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो वहां पर फंसे हुए हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं। सो 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स वर इनिशियली एक्सपेक्टेड टू स्पेंड जस्ट ओवर अ वीक इन स्पेस। ठीक है, जून से वो वहां पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं कि कब वो वापस आएंगे। ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स विद देयर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, उनका एक सेफ्टी कंसर्न है, तो यहां से स्पेसएक्स जो है अपना क्रू ड्रैगन कैप्सूल भेज रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका शेरॉन, प्लूटोस लार्जेस्ट मून। सो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है शेरॉन। ठीक है जी, सो इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द प्लूटोस 5 मून्स। ये प्लूटो के लगभग 50% साइज है।
ठीक है, ये जो इसका सैटेलाइट है, इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं कुछ साइंटिस्ट, मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है, इसीलिए हम कहते हैं कि 8 ही प्लेनेट है हमारे। सो इट वाज डिस्कवर्ड टेलीस्कोपिकली इन 1978 एंड द मून वॉज नेम्ड फॉर शेरोन, जो कि एक मतलब बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी से ये नाम लिया गया है, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से। एंड इट्स मास इज मोर देन 1/10 ऑफ द प्लूटोस मास। इट ऑर्बिट्स प्लूटो एवरी 6.4 अर्थ डेज। ठीक है जी। रीसेंट डिस्कवरीज की बात करें तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड शेरोन पर। ठीक है, तो ये एक मतलब प्लूटो का मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो विराट कोहली ने 27,000 रन इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करने वाले चौथे बल्लेबाज हो गए हैं और सबसे तेज बल्लेबाज हो गए हैं। ठीक है जी, ड्यूरिंग द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट द बांग्लादेश इन कानपुर एंड 35-year-old बैटिंग मास्टर अचीव्ड दिस फीट इन 594th इनिंग, outpacing Tendulkar who reached the same milestone in 623 innings और नाउ जॉइंस एन एलीट ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स जिन्होंने 27,000 रन बनाए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और कुमार संगकारा आते हैं। तो कुमार संगकारा को बहुत जल्दी कह लीजिए क्रॉस कर लेंगे, तो इवेंचुअली जो बड़ा टारगेट है दैट इज द सचिन तेंदुलकर, जो काफी आगे है अभी। नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। सो खो खो जो कि इंडिया का काफी कह लीजिए पॉपुलर गेम है, ठीक है, और लाइक इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत में इसके बारे में चर्चा आपको मिलती है विद द स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द महाभारत इटसेल्फ। फर्स्ट एवर खो खो कॉम्पिटिशन हुआ था 1914 में। 59 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुआ था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 1955। मतलब जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1955 में बनी थी, तो पहली बार फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुआ। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन जो है उन्होंने कहा कि पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है कहां पर होगा, भारत में होगा, एंड जो इसमें 16 टीम्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। गोल्ड ग्लोरी की बात करें, इंडियाज मेंस टीम ट्रायम्फ्स इन रैपिड फायर पिस्टल। सो इंडिया ट्रायो wins gold medal at ISSF Junior World Championship in the men's rapid fire pistol event. So ये कंपटीशन आपका लीमा पेरू में हुआ। पेरू की कैपिटल है, साउथ अमेरिका में कंट्री है। और द ट्रायो वाज राजवर्धन पाटिल, मुकेश नालावली, हरसिमर सिंह रथा। तो ये जो हैं प्लेयर्स ने गोल्ड जीता है इंडियन मेंस ट्रायम्फ्स रैपिड फायर पिस्टल। ओके, नेक्स्ट आपका मुंबई क्लिंचेस 15th ईरानी कप टाइटल आफ्टर 27 ईयर वेट। तो 27 साल बाद ईरानी कप जीता है, क्रिकेट का ये कह लीजिए ट्रॉफी है। अजिंक्य रहाणे ने लेड रीनिंग रणजी ट्रॉफी टीम हैज ड्रॉन द मैच। इसमें क्या होता है कि जो रणजी ट्रॉफी में टीम जीतती है, ठीक है, उसका और रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब जो बाकी टीम्स होती हैं उनके जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर एक टीम बनाई जाती है, उन दोनों के बीच में मैच होता है। तो चैंपियन टीम और रेस्ट ऑफ द इंडिया की टीम होती है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर ये मैच ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसीआई कंटेस्टेड ईच सीजन, और ये जो ट्रॉफी का नाम रखा गया है जल आर ईरानी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं, ट्रेजरर रहे हैं बीसीसीआई के, और उनके नाम से ये रखा गया है। और ये जो है 27 साल के बाद जो है जीता है मुंबई ने ये ईरानी कप। ठीक है, सबसे ज्यादा बार ईरानी कप को जीतने वाले मुंबई ही है, मुंबई की ही टीम्स है मुंबई। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, पहला है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2024। सो ये बनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ग्लोबल टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ कॉन्शियस ईटिंग चॉइसेस। देखो दुनिया भर की बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि वेजिटेरियन जो है इज लाइक ह्यूमन बींग्स आर द वेजिटेरियन। एक बहुत बेसिक सा कहा जाता है कि हमारी जो जॉ है, अगर इस तरीके से जॉ है किसी भी जानवर की, ठीक है, सीधा ये वाला, तो वो जो है मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम जो है च्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस एंड दिस मूवमेंट, सो वी आर हर्बिवोरियस, और या कह लो कि जो है मीट ईटिंग एंड मतलब नहीं है हम, और हमें मीट फ्री लाइफस्टाइल व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर इंटरकनेक्टेड कॉजेज, एनिमल राइट्स, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन हेल्थ, सारी चीजों को मतलब बहुत सारी स्टडीज इसके बारे में बात करती हैं। सो एज द वर्ल्ड ग्रेपल्स विद वेरियस इकोलॉजिकल हेल्थ चैलेंजेस,
इट इज इंपॉर्टेंट कि जो है एक वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। सो एनिमल राइट्स, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन हेल्थ, ये सारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेट्स 99th रेजिंग डे। सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है 99th रेजिंग डे था ऑन October 1st विद सोलिमिनिटी एंड प्राइड। सो मेजर जनरल इग्नेटिस डेलोस फ्लोरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के, उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि दिल्ली में है वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की इन प्रेजेंस ऑफ सीनियर एमएनएस ऑफिसर्स एंड वेटरन्स। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है एक डेडिकेटेड के लिए केयर प्रोवाइड करता है टू मिलिट्री पर्सनल फॉर नियरली अ सेंचुरी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो कि आपका बनाया जाता है क्रिएटेड एनुअली ऑन October 2, सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ none other than महात्मा गांधी, ग्लोबल बेकन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ये जो है अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2007 में। सो दिस ईयर थीम इज नॉन वायलेंस, ऑफन रेफर्ड टू एज पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। सो इसको पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल भी कहा जाता है, जिसमें आम इंसान पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, अपनी नाराजगी को रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपका बर्थ इंस्पिरेशन, ग्लोबल रिकग्निशन, एनुअल ऑब्जर्वेंस और ऑनगोइंग रेलेवेंस। आज भी इसकी रेलेवेंस है। वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 ऑब्जर्व फ्रॉम 4th to 10th ऑफ अक्टूबर। ये एम्फेसाइज करता है एडवांटेजेस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, एस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन। इसमें 2 माइलस्टोन्स हैं। पहला माइलस्टोन है स्पुतनिक 1 October 4, 1957 को, एंड द साइनिंग ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी ऑन October 10, 1967। आउटर स्पेस ट्रीटी ये कहता है कि स्पेस को यूज नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से फॉर द लाइक मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है, वॉर या किसी भी तरीके से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। The chosen theme for World Space Week 2024 is Space and Climate Change, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस ये है थीम। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टीचर्स डे, हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे 5th of October। तो बहुत इजी है याद रखना, 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं और उसका एग्जैक्टली 1 महीने बाद 5th October। सो वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे, जो कि एक मोमेंटस ओकेजन है डेडिकेटेड टू द टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। ये बताता है हमें कि जो हमारे टीचर्स का हम पर इम्पैक्ट रहा है, हैव ऑन शेपिंग नॉट जस्ट द इंडिविजुअल लाइव्स बट द वेरी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। दिस ईयर थीम इज वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यूअर सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ठीक है जी। तो ये है आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। काफी डिटेल में था ये सेशन, आई होप यू लाइक द सेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरीके से पूरे वीक के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को 4 सेशंस में कंप्लीट कर लें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम डेली बेसिस पे इसको कवर नहीं कर पाते हैं, तो ये एक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें मैंने जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं विद एनालिसिस आपसे डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टिप स्टार।